कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने ना ब्रह्मांड का पूरा इतिहास लिखने की ठानी। मेरा मतलब है बिल्कुल शून्य की शुरुआत से लेकर दुनिया के अंत तक। और वो भी ऐसे समय में जब न तो कोई दूरबीन थी हाँ, और न ही इंटरनेट। बिल्कुल। किसी बड़े पुस्तकालय का डिजिटल कैटलॉग तो भूल ही जाइए। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इस महाकाव्य को पूरा करते करते ना उस इंसान की अपनी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। हाँ, तो आज की इस गहरी छानबीन में हम ठीक इसी अकल्पनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है ना, वे अर्ली डेज डैश इब्न कसीर नामक पुस्तक के अंश हैं। जो कि दरअसल एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक ग्रंथ का हिस्सा है। उस ग्रंथ का नाम है अल बिदाया वन निहाया। सही कहा, जिसका अर्थ होता है शुरुआत और अंत। तो आज के इस विशेष विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि 14वीं शताब्दी के एक महान विद्वान ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके निर्माण के क्रम को कैसे दस्तावेजबद्ध किया। और ये देखना सच में अद्भुत है। मेरा मतलब है ये कोई आम इतिहास नहीं है। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय दस्तावेज है जो हमारी आधुनिक समझ की हदों को पूरी तरह से पार कर जाता है। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ना इस किताब की विशालता को समझने से पहले उस व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं इब्न कसीर की। हाँ, और स्रोतों से पता चलता है कि उनके जीवन की शुरुआत ही बहुत बड़े संघर्ष से हुई थी। बिल्कुल। उनका जन्म 701 हिजरी में मिस्दल नामक एक गांव में हुआ था, और जब वो सिर्फ 4 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। इतनी कम उम्र में अनाथ हो जाना किसी के लिए भी बहुत बड़ा आघात होता है ना? फिर 6 साल की उम्र में वे दमिश्क चले गए, और दमिश्क उस समय ज्ञान का एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र हुआ करता था, जहां उन्होंने अपने समय के सबसे महान विद्वानों से शिक्षा ली, जैसे अलमिजी, जिनकी बेटी से बाद में उन्होंने विवाह भी किया। हाँ, और इब्न तैमिया तथा अल-दहबी जैसे दिग्गज भी उनके गुरु थे। लेकिन स्रोतों में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी याददाश्त। बिल्कुल, उनकी याददाश्त तो बस कमाल की थी। अगर मैं आज के नजरिए से कहूं तो इब्न कसीर एक चलते फिरते इंसानी सुपर कंप्यूटर की तरह थे। आज हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है, हम एक क्लिक में डेटा खोज लेते हैं। लेकिन वो ये सब अपने दिमाग में करते थे, बिना किसी सर्च इंजन के। हजारों ऐतिहासिक तथ्यों को क्रॉस रेफरेंस करना कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। और पता है, ये सुपर कंप्यूटर वाली तुलना काफी सटीक है, क्योंकि उस युग में ज्ञान को कंठस्थ करना यानी याद रखना महज कोई शौक नहीं था। ये इतिहास को सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद माध्यम था। क्योंकि तब कागज और किताबें उतनी आसानी से तो मिलती नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं में पुस्तकालयों के नष्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसे में एक विद्वान का दिमाग ही सबसे सुरक्षित हार्ड ड्राइव हुआ करता था। क्या बात है, सुरक्षित हार्ड ड्राइव, ये बहुत बढ़िया तुलना है ना? इब्न हजर और इब्न अल इमाद जैसे उनके समकालीन विद्वानों ने उनकी इस असाधारण स्मृति की बहुत तारीफ की है। उन्होंने तथ्यों को सिर्फ रटा नहीं था। तो फिर उन्होंने और क्या किया था? उन्होंने इल्म अर-रिजाल यानी व्यक्तियों के विज्ञान में महारत हासिल की थी। मतलब वे उन तमाम लोगों की वंशावली और चरित्र याद रखते थे जो ऐतिहासिक जानकारी आगे बढ़ाते थे। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या किसी इंसान के लिए यह मुमकिन है कि वो सैकड़ों साल पुरानी वंशावली बिना लिखित रिकॉर्ड के बिल्कुल सटीक रूप से याद रख सके? ये शक होना तो लाजिमी है। हाँ, मतलब मानवीय भूल की गुंजाइश तो रही होगी ना। कोई भी इंसान हार्ड ड्राइव की तरह 100% त्रुटिहीन कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर ना उनकी पद्धति का असली कौशल नजर आता है। इब्न कसीर केवल एक व्यक्ति की याददाश्त पर भरोसा नहीं करते थे। अच्छा, तो वो इसे कैसे जांचते थे? वो इल्म अल-जाल का विज्ञान इस्तेमाल करते थे, जो एक बहुत ही जटिल नेटवर्क की तरह काम करता था। जैसे अगर कोई एक दावा कर रहा है तो वे जांचते थे कि उसने ये किससे सुना। मतलब पूरी एक चेन या श्रृंखला को चेक करते थे। बिल्कुल। क्या वे दोनों व्यक्ति एक ही समय काल में जीवित थे? क्या जानकारी देने वाला कभी झूठ बोलने के लिए जाना जाता था? अगर श्रृंखला में एक भी कड़ी कमजोर मिली तो जानकारी संदिग्ध मान ली जाती थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहराई वाली बात हो गई। और स्रोतों में ये भी स्पष्ट है कि उनके जीवन का अंत बहुत मार्मिक था। हाँ, 487 हिजरी में उनका निधन हुआ, लेकिन अंतिम वर्षों में वे पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए थे। एक इंसान जिसने अपनी आंखें इतिहास को पढ़ते और परखते हुए खो दी,
ये उनके ज्ञान के प्रति समर्पण को दर्शाता है। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला समर्पण है। अब जब ये स्थापित हो गया है कि इब्न कसीर कितने बड़े विद्वान थे, तो ये सवाल उठता है कि उन्होंने ब्रह्मांड के इतने बड़े इतिहास को छाना कैसे? हाँ, दुनिया भर के मिथक और कहानियां उनके सामने आ रही होंगी। तो उन्होंने कैसे तय किया कि क्या सच है? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही कठोर वैज्ञानिक मापदंड अपनाया था। उन्होंने केवल प्रामाणिक और हसन हदीसों पर भरोसा किया। बिल्कुल। प्रामाणिक तो समझ आता है, लेकिन ये हसन हदीस क्या होती है? ये तकनीकी शब्द थोड़ा जटिल लगता है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। प्रामाणिक का मतलब है वो जानकारी जिसकी सत्यता पर कोई संदेह ना हो, जिसकी श्रृंखला बिल्कुल पक्की हो। हाँ, और हसन का अर्थ होता है अच्छा या स्वीकार्य। हसन हदीस वो होती है जिसकी श्रृंखला जुड़ी हुई तो है, बताने वाले ईमानदार भी हैं, लेकिन शायद किसी एक की याददाश्त उतनी तेज ना हो। अच्छा, मतलब जानकारी विश्वसनीय है, लेकिन प्रामाणिकता के सर्वोच्च दर्जे से बस एक कदम नीचे है। एकदम सही पकड़ा आपने। इब्न कसीर ने इन दोनों श्रेणियों को स्वीकार किया, लेकिन जहां उन्हें लगा कि कोई जानकारी कमजोर है, तो उन्होंने उसके साथ एक स्पष्ट चेतावनी भी लगा दी, ताकि पढ़ने वाले गुमराह ना हो। ये तो बिल्कुल आज के समय के फैक्ट चेकिंग जैसा लगता है, जहां किसी संदिग्ध खबर के आगे डिस्क्लेमर लगा दिया जाता है। बिल्कुल, ये वैसा ही है। लेकिन अगर कोई जानकारी कमजोर थी, तो उन्होंने उसे किताब में जगह ही क्यों दी? यहीं पर स्रोतों में एक शब्द आता है, इसराइलियात। ये इसराइलियात क्या है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है, वो ये है कि उनकी पद्धति ऐतिहासिक शोध के नजरिए से कितनी आधुनिक थी। इसराइलियात उन पुरानी कहानियों को कहते हैं जो पूर्व के यहूदी और ईसाई ग्रंथों से आई थीं। तो उनका इसे लेकर क्या नियम था? उनका स्पष्ट नियम था कि वे हर जानकारी को सिर्फ सच या झूठ के दो खानों में नहीं बांटते थे। वे एक ग्रे एरिया को भी स्वीकार करते थे। ग्रे एरिया मतलब कहानियां पूरी तरह से खारिज नहीं की गईं। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इसराइलियात का उपयोग केवल सजावट या अतिरिक्त विवरण के लिए करेंगे। सजावट से क्या तात्पर्य है? मतलब कहानी को और रोचक बनाने के लिए। सजावट का मतलब है अऐतिहासिक घटनाओं में वे बारीक विवरण देना जो मुख्य धार्मिक नियमों को नहीं बदलते। जैसे किसी प्राचीन घटना में व्यक्ति का नाम क्या था या शहर कौन सा था। अच्छा, तो मूल कहानी वैसी रहेगी, बस थोड़े डिटेल्स जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उनका एक अटल सिद्धांत था, जो भी जानकारी कुरान और सुन्नत से टकराती है उसे खारिज कर दिया जाएगा। वे कभी भी इन कहानियों को पक्के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे। ये उस युग में एक बहुत ही परिपक्व दृष्टिकोण था, आने वाली पीढ़ियों को बताना कि ये कहानी समाज में है लेकिन कमजोर है। हाँ, विज्ञान को छिपा नहीं रहे थे, बल्कि उसे एक विश्लेषणात्मक संदर्भ दे रहे थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस सख्त कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं ना, तो हम सीधे किताब के सबसे पहले अध्याय पर पहुंचते हैं, यानी ब्रह्मांड के निर्माण का पहला क्षण। बिल्कुल, जब कुछ भी नहीं था, कोई समय नहीं, कोई अंतरिक्ष नहीं, तब सबसे पहले क्या बना? स्रोतों के अनुसार सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इस ब्रह्मांड को 6 दिनों में बनाया गया। हालांकि ये बहस का विषय रहा कि क्या ये दिन हमारे 24 घंटे वाले दिन थे या फिर एक दिन 1000 साल के बराबर था। सही कहा, लेकिन असली बहस तो आकाश और पृथ्वी के बनने से भी पहले की है। हाँ, कि जब ये सब नहीं था, तब सबसे पहले क्या बना? इसे लेकर दो विचारधाराएं सामने आती हैं। एक है कलम का तर्क और दूसरा है सिंहासन यानी अर्श का तर्क। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इंसान हमेशा से सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती बिंदु को तार्किक रूप से समझने की कोशिश क्यों करता रहा है? ये तो है, ये महज एक ऐतिहासिक बहस नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक गहरी दार्शनिक बहस है। कुछ विद्वानों जैसे इब्न जरीर का मानना था कि सबसे पहले कलम का निर्माण हुआ। हाँ, इसके पीछे एक हदीस का हवाला दिया गया है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया और उसे कयामत तक होने वाली हर चीज को लिखने का आदेश दिया। सोचिए जरा, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हर चीज जो भविष्य में होने वाली है उसका भाग्य सबसे पहले लिख दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सिंहासन यानी अर्श का ताक है, और स्रोत बताते हैं कि अधिकांश विद्वानों का मत इसी के पक्ष में था। हाँ, उनका मानना था कि अर्श कलम से भी पहले बना था। इसका प्रमाण वो हदीस है जिसमें कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी बनाने से 50,000 साल पहले ही पूरी सृष्टि की तकदीर तय कर दी गई थी। और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस समय उसका सिंहासन पानी पर था। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि तकदीर लिखने से पहले यानी कलम के चलने से पहले ही सिंहासन और पानी मौजूद थे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि समग्र रूप से सिंहासन सबसे पहले बना और कलम
इस भौतिक दुनिया की रचनाओं में सबसे पहली चीज थी। ये क्रम बहुत मायने रखता है। अगर मैं इसे आज की आधुनिक तकनीकी तुलना से समझाऊं, तो सोचिए कि ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम है और कोई मास्टर आर्किटेक्ट इसे बना रहा है। अच्छा, ये दिलचस्प है, बताइए। ये जो सिंहासन है, ये मानो उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या वो ब्लूप्रिंट रखने वाली मुख्य मेज है जो सबसे पहले स्थापित की गई। हाँ, और कलम वो टूल है जिससे सॉफ्टवेयर लिखा गया। बिल्कुल। बिना मेज और ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोड नहीं लिख सकते। इसलिए अधिकार और सत्ता का प्रतीक सिंहासन पहले आया और फिर योजना को लागू करने वाली कलम आई। ये एक बहुत ही बेहतरीन रूपक है। कलम और सिंहासन की ये बहस केवल ये तय करने के लिए नहीं है कि पहले कौन आता है। ये दरअसल कार्यप्रणाली और सत्ता के बीच का संबंध समझाती है। सही कहा। जब स्रोत ये कहते हैं कि सिंहासन पहले से ही पानी पर मौजूद था, तो ये एक ऐसे ब्रह्मांडीय परिदृश्य की ओर इशारा करता है जो हमारी भौतिक समझ से पूरी तरह बाहर है। और इब्न कसीर ने इन दोनों विचारों को बहुत ही निष्पक्ष रूप से सामने रखा। यही उनकी महानता थी। बिल्कुल। अब जब ये साबित हो ही गया है कि सिंहासन ब्रह्मांड की सबसे पहली और बुनियादी चीज है, तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये सिंहासन आखिर दिखता कैसा है। और स्रोतों में जब हम इसके विवरण की ओर बढ़ते हैं, तो सच कहूं तो दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। हाँ, यहाँ हमारे भौतिक विज्ञान की सभी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। स्रोत बताते हैं कि यह सिंहासन पूरी सृष्टि की एक छत की तरह है। ये एक विशाल गुंबद के आकार का है और जन्नत के सबसे ऊंचे स्तर के ठीक ऊपर स्थित है, जिसे अल फिरदौस कहा जाता है। कुछ तर्कवादियों ने इसे नौवां ताराविहीन आकाश कहने की कोशिश की थी, लेकिन इब्न कसीर ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनके अनुसार ये कोई खाली आकाश नहीं है, बल्कि ये पैरों वाला एक वास्तविक सिंहासन है जिसे विशाल फरिश्तों ने उठाया हुआ है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसका आकार। स्रोतों के अनुसार ये लाल रूबी से बना है और इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 50,000 साल लगेंगे। और जरा उन फरिश्तों के आकार के बारे में भी सोचिए। हाँ, स्रोतों में फरिश्तों की जो विशालता बताई गई है वो अद्भुत है। कहा गया है कि इन फरिश्तों के सिर्फ कान के निचले हिस्से से लेकर उनके कंधे तक की दूरी तय करने में एक उड़ते हुए पक्षी को 700 साल लग जाएंगे। सच में? ये अकल्पनीय है। जरा कल्पना कीजिए ना, एक पक्षी 700 सालों तक लगातार उड़ता रहे, तब जाकर वो सिर्फ कान से कंधे तक की दूरी तय करेगा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी विशाल दूरियां, 50,000 साल का सफर। हाँ, ये आंकड़े हमारे इंसानी दिमाग के प्रोसेस करने के लिए बहुत बड़े हैं। अगर हम अपने उसी कंप्यूटर वाले रूपक पर वापस लौटें, तो ये ऐसा है जैसे किसी इंसान ने जीवन भर सिर्फ एक पन्ने पर लिखा हो और उसे अचानक से दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड डेटा सेंटर के सामने खड़ा कर दिया जाए। उसका दिमाग उस पैमाने को समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। अगर इसे एक बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें, तो हमें समझना होगा कि ये विवरण क्यों दिए गए हैं। चाहे इन्हें शाब्दिक रूप से लिया जाए या फिर एक विशाल रूपक के रूप में, इन सभी के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य छिपा है। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, वो क्या है? वो उद्देश्य है मानवीय अहंकार को कम करना। मानवीय अहंकार को कम करना? इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझाइए। इसका इतिहास से क्या संबंध है? देखो, इतिहास भर में इंसान हमेशा से खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानता आया है। हमारी रोजमर्रा की समस्याएं, हमारे देश, हमारी लड़ाइयां, हमें लगता है कि यही सब कुछ है। हाँ, हम अपनी छोटी सी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है हम बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इब्न कसीर जैसे विद्वान इन विशाल आकारों का वर्णन करते हैं, एक ऐसा सिंहासन जिसे पार करने में 50,000 साल लगे, तो ये हमारे दिमाग की क्षमता को जानबूझकर क्रैश करने जैसा है। अरे वाह, क्रैश करने जैसा। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड के इस अथाह और असीमित पैमाने के सामने हम कितने छोटे हैं। ये अनंत को शब्दों में बांधने का एक तरीका है, ताकि जब कोई इसे पढ़े तो उसके भीतर एक गहरी विनम्रता का संचार हो। ये बताने का तरीका है कि सृष्टि सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हमारी आंखें देख सकती हैं। हाँ, वो हमारी कल्पना की उड़ान से भी करोड़ों गुना ज्यादा विशाल है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और दार्शनिक नजरिया है। यानी ये सिर्फ दूरी और आकार नापने का पैमाना नहीं है, बल्कि ये इंसान के अहंकार को नापने और उसे कम करने का एक पैमाना है। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी छानबीन को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 14वीं सदी के एक महान विद्वान ने अपना पूरा जीवन इतिहास और सृष्टि की शुरुआत को दस्तावेजबद्ध करने में लगा दिया। और हमने इल्म अर-रिजाल जैसी उस वैज्ञानिक पद्धति को समझा जहां उन्होंने इसराइलियात और कमजोर हदीसों को छांटकर अलग किया। ठीक वैसे ही जैसे आज हम पुष्ट और अपुष्ट जानकारी के बीच फर्क करते हैं, हमने कलम और सिंहासन की उस गहरी बहस को भी देखा जो ये तय करने की कोशिश करती है कि सृष्टि का पहला कोड क्या था और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था। और अंत में हमने ब्रह्मांड की उस भव्य वास्तुकला को महसूस किया जो इंसान के वजूद को एक पल में विनम्र कर देती है। और पता है, यही वो बात है जो सदियों पुराने इस ग्रंथ को आज के दौर में भी प्रासंगिक बनाती है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। हाँ, हर दिन हमारे पास लाखों डेटा पॉइंट्स आते हैं। ऐसे में इब्न कसीर की वो कार्य प्रणाली जहां जानकारी को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लिया जाता क्योंकि वो पुरानी या लोकप्रिय है, आज के समय के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल, सुनने वालों के लिए ये एक बहुत स्पष्ट रिमाइंडर है कि प्रामाणिक जानकारी और महज सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कहानियों के बीच का फर्क समझना कितना जरूरी है। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो सत्य और तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। 100% सही कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, एक आखिरी विचार पर गौर करना बहुत जरूरी लगता है, जो स्रोतों में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है लेकिन आज की चर्चा से ही निकल कर आता है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी, यहां तक कि अपनी आंखों की रोशनी खोने तक इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके इतिहास को खंगालने में लगा सकता है, तो ये मानव स्वभाव के बारे में हमें क्या बताता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज कर रहे हैं। क्या ये खोज उसी प्राचीन मानवीय इच्छा का एक नया रूप नहीं है? बिल्कुल। हम हमेशा से यही जानना चाहते हैं कि हम आए कहां से हैं। चाहे वो 14वीं शताब्दी का दमिश्क हो जहां एक विद्वान बिना रोशनी के कागज पर इतिहास लिख रहा हो, या 21वीं सदी की कोई अत्याधुनिक लैब जहां वैज्ञानिक तारों के जन्म का अध्ययन कर रहे हों, हमारी तलाश एक ही है। हाँ, तो भविष्य में जब भी रात के घने अंधेरे में आसमान की ओर देखा जाए तो ये याद रखना चाहिए कि वहां सिर्फ तारे नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसा अनंत शून्य है जिसे समझने के लिए मानवीय चेतना सदियों से अपनी कलम चला रही है।